Hello everyone, let's proceed to the new chapter of ethics and psychology which is named as psychological disorders. शॉर्ट में अगर मैं इस चैप्टर का सबको इंट्रोडक्शन दूं एक लाइन में, तो सिर्फ इस चैप्टर में आपको लाइफ टाइम में ये जानने को मिल जाएगा कि भूल भुलैया जैसी मूवी में मोंजुलिका उसको जो बीमारी थी मल्टीपल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर, या आप लोगों ने अपरिचित देखी होगी, या एक हाउसफुल का पार्ट भी आई थिंक शायद से अक्षय कुमार को भी कुछ ऐसा होता है मल्टीपल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर। तो ये तो एक डिसऑर्डर हो गया इस चैप्टर में ना। और 5th चैप्टर में दोस्तों आप लोग ये सीखने वाले हो कि हमें ना चाहते हुए भी मानसिक संतुलन हमारा कैसे हिलता है। इस चैप्टर को पढ़ने के बाद आपकी साइकोलॉजी जो है आपको पता लगेगा उसका राज क्या है। अगले चैप्टर में आप सॉल्यूशन जानोगे, आपको ये पता लगेगा कि डिप्रेशन और डिप्रेसिव डिसऑर्डर में क्या दिक्कत होती है, क्या मतलब ये अंतर क्या होता है। हम लोग कहते हैं कि मैं डिप्रेशन में जा रहा हूँ, मैं डिप्रेशन में जा रही हूँ, मैं डिप्रेशन से बाहर आया हूँ। मैं आपको रियल फॉर्म में बताऊंगा क्या सच में आप जो मुंह से बोल रहे हो क्या वो सही बोल रहे हो, आप डिप्रेशन में थे या डिप्रेसिव कंडीशन में थे। मैं आपको इस सारी चीज़ों से रूबरू करवाऊंगा। तो चलो प्रोसीड करते हैं। ये आपको नया पर्सपेक्टिव देगा। इस चैप्टर को सब लोग ध्यान से सुनना, बस आर्म्स फोल्ड करके आराम से बैठ के सुनो, कोई नोट्स नहीं बनाने आपको, ठीक है। लेकिन ये आपको कहाँ काम आएगा पूरी की पूरी तैयारी में, वो मैं अभी कुछ मंथ्स बाद आपको रिवील करूंगा। मैं पहले पढ़ते हैं इसे। सबसे पहले प्रीलिम्स का कुछ क्वेश्चन जो कि इस पैराग्राफ से उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन और एसएससी में बनेगा। कंसेप्ट्स ऑफ एबनॉर्मेलिटी एंड साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर। कंसेप्ट्स ऑफ एबनॉर्मेलिटी एंड साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स सबसे पहले समझते हैं इसको। हालांकि एबनॉर्मेलिटी की जो डेफिनेशन है पूरी दुनिया में बहुत ज़्यादा तितर बितर होकर फैली हुई है। बहुत सारे लोग एबनॉर्मेलिटी, एबनॉर्मल कंडीशंस, कोई पर्सन नॉर्मल तरीके से पैदा नहीं हुआ, इसको अलग अलग वे में डिफाइन करते हैं। लेकिन अभी तक कोई ऐसी डेफिनेशन नहीं बनी है जो कि यूनिवर्सली एक्सेप्टेबल हो। बड़ी सारी जो डेफिनेशंस हैं उनमें ना कंसेप्ट आता है। अब प्रीलिम्स का क्वेश्चन बनता है, मैं आपको एक बॉडी के बारे में बताऊंगा। कशिश याद रखना इस बॉडी को, और बाकी सब लोग भी। ये वैसे दिखाई देता हूँ, ये अगले पेज पे ही है, लिखूंगी वो मैं इसको कहाँ क्या AAMD। यही तो था, हाँ ये देखो, अमेरिकन साइकेट्रिक एसोसिएशन, और एक और इसकी बॉडी होती है अमेरिकन एसोसिएशन ऑफ मेंटल डिसऑर्डर। जितने भी मेंटल डिसऑर्डर होते हैं ना, मोंजुलिका वाली बीमारी है, किसी को डिप्रेशन है, किसी को रात में चलने की बीमारी है, या कुछ भी है, मतलब जो भी मानसिक संतुलन की वजह से किसी को देखने में ऐसा लगता है कि इस पे भूत प्रेत की बाधा आ गई है, लेकिन क्या पता क्या कुछ और राज है साइंटिफिकली क्या उसके पीछे। ये सारे के सारे डिसऑर्डर्स को क्लासीफाई करने का काम ये बॉडीज़ के द्वारा करा जाता है। अमेरिकन साइकेट्रिक एसोसिएशन और अमेरिकन एसोसिएशन ऑफ मेंटल डिसऑर्डर, ठीक है। समझते हैं आराम से। सारे के सारे जो डिसऑर्डर्स होते हैं या फिर जो एबनॉर्मेलिटी होती है ना, एबनॉर्मेलिटी को आप लोग 4 Ds के बेसिस पर डिफाइन कर सकते हो। 4 Ds, 4 D। किसी को भी जो एबनॉर्मल कंडीशंस होती हैं उसको 4 Ds के बेसिस पर कशिश डिफाइन करा जा सकता है। कैसे? जब किसी को मतलब नॉर्मल तरीके से कोई पर्सन बिहेव नहीं कर रहा, किसी का मानसिक संतुलन बिगड़ गया है, तो कशिश वो पर्सन कैसे बिहेव करेगा। एक तो वो डेविएटेड तरीके से बिहेव करेगा, घर परिवार मोहल्ले पड़ोस के लोग जैसे बिहेव कर रहे हैं उसका रवैया थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, डेविएटेड हो जाएगा। वो डेविएटेड किससे? सोशल नॉर्म से। सोसाइटी ने जो उसके लिए नॉर्म्स बना रखे हैं, एकदम से चीख पड़ना, एकदम से कुछ कर पड़ना, पत्थर उठाकर किसी के मार देना, या बिल्कुल ही शांत हो जाना, बात ही नहीं करना, कि ऐसा लग रहा है कि भाई क्या हो गया, सांप सूख गया क्या, समझ में नहीं आ रहा तेरे को। हिंदी तो बोल रहा हूँ मैं, उर्दू थोड़ी ना बोल रहा हूँ, अरबी थोड़ी ना पक रहा हूँ। लेकिन पर्सन या तो नम हो जाता है या अग्रेसिव हो जाता है। डिस्ट्रेस, पर्सन स्ट्रेस से बहुत लंबे समय से जूझ रहा होता है, उसको कहते हैं डिस्ट्रेसफुल कंडीशन। नॉर्मल फंक्शन पर्सन का होता नहीं है बॉडी और माइंड का, इसलिए उसको कहते हैं हम लोग डिसफंक्शन। एक बात याद रखना सब लोग, डिसफंक्शन की स्पेलिंग में DIS नहीं आता, DYS आता, ये वाली बात इंपॉर्टेंट है। उसके बाद ये पर्सन की लाइफ में डेंजर मंडराता रहता है, और ये पर्सन खुद भी दूसरों के लिए डेंजर है। कशिश समझ में आ गए ये सारे टर्म्स चारों? चलो उसको डिकोड करते हैं। पर्सन डेविएंट हो गया,
डेविएंट का मतलब उसका जो रवैया है वो काफ़ी ज़्यादा अलग हो गया है, एक्सट्रीम लेवल पर हो गया है, अनयूजुअल तरीके से है, और कभी कभार बिजार मतलब होता है अजीबोगरीब, इसका हिंदी में मीनिंग होता है अजीबोगरीब। दूसरा फीचर डिस्ट्रेसिंग, ये क्या है, ये आप चारों देख रहे हो ना, देखो डी से डेवियंस, डी से डिस्ट्रेस, डी से डिसफंक्शन, डी से डेंजर, ये 4D। 4Ds का कंसेप्ट पूछा जा सकता है आपसे छोटे छोटे एग्जाम्स, अलग अलग एग्जाम्स में, ठीक है। फिर है डिस्ट्रेसिंग। डिस्ट्रेसिंग मतलब पर्सन ना इतना ज़्यादा पूरे दिन मेंटल प्रेशर लेकर घूमता रहता है और उसको देख देख कर जो उससे प्यार करते हैं उनके आंसू निकलते हैं। इसका बिहेवियर काफ़ी ज़्यादा अनप्लेजेंट और अपसेटिंग हो जाता है पर्सन के लिए भी और दूसरों के लिए भी। जैसे कि मैंने बोला, जो आपसे प्यार करता है वो आपको देख थोड़ी ना सकता है ऐसी सिचुएशन के अंदर कि आप बिल्कुल नम हो गए, चुप हो गए, बात ही नहीं कर रहे, या इतने एग्रेसिव गुस्से हो गए, तो पहले तो आप ऐसे कभी बिहेव ही नहीं करते थे, ये चीज़। तीसरा डिसफंक्शनल। डिसफंक्शन मतलब क्या, आपके नॉर्मल फंक्शंस बिगड़ गए, तो आपका जो बिहेवियर है ना, आपके साथ वो इंटरफेयर करता है कि आप नॉर्मल तरीके से जो अभी तक अपनी लाइफ को कैरी आउट करते थे, अपनी डेली एक्टिविटीज़ को कंस्ट्रक्टिव मैनर में, आप वो नहीं कर सकते। आपकी ऑफिस में बिगड़ेगी, आपकी रिलेशनशिप में बिगड़ेगी, आप लड़ झगड़ कर अपनी बीवी और अपने हस्बैंड को भगा दोगे। मतलब आपकी मोहल्ले समाज में अभी तक लोग जो इज्जत करते थे अब आपसे डर डर के बात करेंगे या फिर बिल्कुल ही बेवकूफ़ समझेंगे। तो नॉर्मल फंक्शन नहीं रहा पर्सन का। और लास्ट है, जब ऐसा ये तीनों कॉम्बिनेशन हो जाए तो ऑब्वियस ही बात है पर्सन का बिहेवियर डेंजरस तो है ही, खुद के लिए भी और दूसरों के लिए भी। क्योंकि आप इस चैप्टर में जानोगे कुछ कुछ डिसऑर्डर ऐसे हैं, मैं बोलना नहीं चाहता, मतलब काफ़ी लोगों का जी खराब हो जाएगा, लेकिन कशिश एक डिसऑर्डर होता है ऐसा, मैं आपको पढ़ाऊँगा। अभी रिसेंटली उसका केस हुआ था 2019-18 में। वो कैदी अमेरिका की जेल में बंद था। पता उसने कशिश क्या करा, या सब लोग सुनो, पता क्या करा शैली उसने रात को खाना आया तो छुरी चम्मच आती है ना, तो कशिश उसने अपनी रात को फोक निकालकर आंखें खा ली दोनों, फोक से आंखें निकाली और खा गया दोनों चबा चबा के। इस प्रकार के डिसऑर्डर भी होते हैं। पर्सन इतना वियर्ड कैसे हो जाता है ये बताऊंगा मैं चैप्टर में, और सॉल्यूशन क्या मिलेगा वो अगले चैप्टर में मिलेगा। ये जो डेफिनेशन है, अच्छा ये पता है चैप्टर को पढ़ने से होगा क्या, आप एक अच्छे IPS IAS ऑफिसर या कुछ भी बन पाओगे, क्योंकि आपको पता रहेगा कभी कभार कुछ ऐसे बिहेव कर रहे हैं ना, या फिर आप गांव वगैरह में होंगे तो जब लोग भूत प्रेत की बातें कर रहे होंगे कि इनके ऊपर चुड़ैल आती है या उसको बॉयकॉट करा जा रहा होगा, आप एक नॉर्मल वे में उसको हैंडल कर पाओगे, क्योंकि आपने ये 2 चैप्टर ज़िंदगी में पढ़े होंगे। बताऊँगा मैं इसकी रेलिवेंस आपको कुछ महीनों के बाद बताऊँगा, अभी सिर्फ सुनो। ये जो डेफिनेशन है ये एक यूज़फुल स्टार्टिंग पॉइंट है हमारा, कि अगर हमें सबसे पहले एक कदम रखना है साइकोलॉजिकल एबनॉर्मेलिटी को समझने के लिए, तो उसमें ये 4 चीज़ें, ये 4 पहलू हमारा अहम कदम बन सकती हैं। बात समझो वो कितनी डीपली बोल रहा है। वो ये कह रहा है कशिश कि अगर हमें किसी की एबनॉर्मेलिटी को समझना है, जैसे मतलब मान लो कशिश आप रूट कर बैठे हुए हो, आप बार बार पे कभी मेरे से हंस के बात कर रहे हो, कभी रूट कर बात कर रहे हो। अब मैं चाहूँ तो आपसे चिढ़ सकता हूँ कि तेरे तो मूड स्विंग्स ही खत्म नहीं होते, अपना जब फायदा होता है तब मेरे पास चली आती है और वैसे लात मार कर साइड कर देती है, तू है गद्दार। अब अगर ये तो हो गया वो पर्सन जो कि अनपढ़ तरीके से बात कर रहा है, जो आपको समझता होगा ना तो वो आपको डेफिनेटली मतलब ये चीज़ ज़रूर जानेगा कि क्या पता कि ये किसी दिक्कत से जूझ रही हो और ज़बरदस्ती इसको बात करनी पड़ रही हो। एक बारी मैं अगर इसकी बात का तोड़ निकाल लूँ, निचोड़ निकाल लूँ, तो इसका भी स्ट्रेस कम होगा और मेरे अंदर भी जो स्टोरी मेकिंग चल रही है वो भी कम होगी इसको लेकर। अब क्योंकि ये जो वर्ड है एबनॉर्मल, एबनॉर्मल का सिंपल सा मीनिंग होता है अवे फ्रॉम नॉर्मल, जो चीज़ नॉर्मल नहीं है वो एबनॉर्मल है। तो ये डेफिनेशन ये इंप्लाई करती है कि पर्सन ना एबनॉर्मल मतलब किस चीज़ से हो गया, किस चीज़ से दूर हो गया नॉर्मेलिटी। क्या नॉर्मेलिटी थी अभी तक? नॉर्मेलिटी थी सोसाइटी में जो नॉर्म्स और जो स्टैंडर्ड्स चले आ रहे थे ना, उससे पर्सन परे हो गया है, दूर हो गया है। अब वो सामाजिक या फिर घर पारिवारिक के जो स्टैंडर्ड्स और नॉर्म्स होते हैं, अच्छा एक चीज़ मैं बता देना चाहता हूँ कशिश, क्या होते हैं नॉर्म्स? क्या होते हैं नॉर्म्स? रिटन या फिर अनरिटन रूल्स जो कि हर एक सोसाइटी के मेंबर से एक्सपेक्ट करे जाते हैं कि वो फॉलो करेगा। एक सिंपल सा एग्जांपल दूं नॉर्म का। मंदिर में कभी लिखा होता है कि आप मूर्तियों के पास जाएं तो कृपया चप्पल उतार कर जाएं? कभी किसी मंदिर में लिखा होता है? वाली बात बताओ। अंडरस्टूड है ना, ये तो अनरिटन है ना, ये नॉर्म है। कितना भी गुस्सा आ रहा होगा कशिश,
किसी बुजुर्ग को उठाकर घर में थप्पड़ थोड़ी ना मार दोगे। मम्मी से चिड़ के जैसे बात कर लेते हो, अगर कशिश दादी से भी, दादाजी से भी ऐसे ही कर लोगे क्या? अब बैठ के कभी पापा मम्मी ने सिखाया कि बेटा दादा से ऐसे मत बोलना, वो मेरे भी पापा हैं, ऐसे मत बोलना, ऐसे बात नहीं करी जाती है, नहीं ना। लेकिन ये चीज़ नॉर्म्स है, स्टैंडर्ड्स हैं, इसलिए पता है। साइकोलॉजी के अंदर सबसे बड़ी बात तो ये वाली बात याद रखना, अच्छी बात क्या होती है कि कभी भी कोई भी ना साइकोलॉजी के अंदर, व्हेन इट कम्स टू साइकोलॉजी, कोई भी आइडल मॉडल नहीं होता, आइडल मॉडल ऑफ बिहेवियर नहीं होता, या कोई भी ऐसी चीज़ नहीं होती कि जिसको हम लोग बोल सकें भैया अगर पर्सन ऐसे बिहेव कर रहा है, इंसान का बर्ताव, ह्यूमन बिहेवियर अगर ऐसा है तो वो नॉर्मल है, वैसा है तो वो नॉर्मल है। ये आर्ग्यूमेंट आपको काम आ सकती है जब भी आपसे कोई इंटरव्यू डिबेट कर रहा है, डेट योर बिहेवियर इज नॉट नॉर्मल, तो बोलना सर और मैम अकॉर्डिंग टू साइकोलॉजी देयर इज नथिंग ऑन दिस प्लेनेट अर्थ विच कैन बी कॉल्ड एज नॉर्मल और एबनॉर्मल। भाई मैं अगर एबनॉर्मल तरीके से बिहेव कर रहा हूँ, जैसे मेरी एज के हिसाब से मुझसे एक्सपेक्ट करा जा रहा है कि दीपांग तुम सीरियस रहो, तुम गंभीरता से डिसीजन लिया करो, तुम इतने बड़े हो गए, हंसी मजाक करते हो, अच्छे नहीं लगते हो, भाई वो मेरी क्रिएटिविटी है। मैं दूसरों के ऊपर फटूंगा, और मैं जब दूसरों के ऊपर फटूंगा तो दूसरों के आंसू निकलेंगे। अगर मैं स्ट्रेस में आकर बिहेव करने लगा तो मुझे अपनी एनर्जी को फुल टाइम बरकरार रखने के लिए मुझे अलग तरीके से बिहेव करना पड़ता है, मुझे वो खुशी देता है। तो मैं कोई भी काम करूँ मुझे बर्डन नहीं लगता, मुझे नहीं देखना पड़ता टाइम, अरे यार ये लोग फिर चले आए, इनसे पैसे लिए थे मैंने, 5 से 6 फिर क्लासेस करनी है सालों की, यार अब क्या करूँ मैं। ऐसे कभी पर्सन किसी भी काम को एंजॉय नहीं कर सकता जिसका रवैया है। तभी ऑफिस वर्किंग लोग ना अपनी मरवा लेते हैं। वेरियस अप्रोचेस जो है वो डिस्टिंग्विश करने में हमें हेल्प करती हैं कि नॉर्मल बिहेवियर और एबनॉर्मल बिहेवियर में थोड़ा बहुत जो फ़र्क होता है वो आता किस वे में है। दोनों के पीछे एक ही चीज़ है, क्या? अगर पर्सन कशिश अपने नॉर्म से डेविएट हो गया या फिर अपने स्टैंडर्ड से डेविएट हो गया तब। अब कशिश स्कूल से बहुत सारी कंप्लेंट आए किसी पर्सन की, या शैली आपके कॉलेज स्कूल से, आप मान लो स्कूल गोइंग किड हो, आपके स्कूल से बहुत सारी कंप्लेंट आ रही है, मतलब वो करके एक कंप्लेंट एक दिन ये आई कि शैली ने खिंचा के अपने प्रोफेसर को चाटा मार दिया, उसके 2 दांत टूट गए। ये एक्सपेक्टेड है आपसे, ये नॉर्म है, कितना भी गुस्सा अगर आपको आ रहा हो, कुछ भी आ रहे हो, बताओ। जो अच्छा अगर कोई मतलब मान लो कि ऐसे कभी कुछ करे, ये कोई भी ऐसी हरकत करे तो ये चीज़ नॉर्मल मानी जाती है, फिर ये चीज़ बहुत ही ज़्यादा भयानक है। ह्यूमंस के बीच में कशिश सेक्स होना नॉर्मल है कि एबनॉर्मल है? नॉर्मल है। लेकिन इस चैप्टर में मैं एक डिसऑर्डर पढ़ाने वाला हूं। इंसान को क्रेविंग होती है, वो डेड बॉडीज और जानवरों के साथ सेक्स करता है। अब ये क्या है? नॉर्मल है ये? घर पे लोग कुत्ता इसलिए रखते हैं सेक्स करने के लिए उसके साथ, ये तो शादी नहीं हो रही इसके साथ कर लेंगे, नहीं ना। लेकिन फिर भी ये ऐसा क्यों कोई इंसान बिहेव करते हैं, क्यों, ये जानेंगे हम इस चैप्टर के अंदर। और ये चीज़ आपको पता है कि जब आप अपनी डिस्ट्रिक्ट में ऑफिसर होगे ना, जब ऐसे केसेस आएंगे तो आपकी रूह नहीं कांपेगी। ये क्या है ये आपको पता रहेगा, तो उनसे बोलना सर 12वीं की एनसीईआरटी उठाकर देखो, ट्रू आईएएस को ज्वाइन करो, और तब आपको पता लगेगा कि इसके पीछे रीज़न क्या होता है। ज़्यादा बड़ी बड़ी बातें मत करो, 12th क्लास के एनसीईआरटी में सब रीज़न दे रखे हैं। इन अप्रोचेस से आपको 2 अलग अलग तरह के व्यूज़ देखने को मिलते हैं। एबनॉर्मेलिटी के मतलब 2 अप्रोचेस हैं। एक बात याद रखना कशिश और सब लोग शैली रागनी, एबनॉर्मेलिटी को 4 Ds में डिफाइन करा जा सकता है, और एबनॉर्मेलिटी के 2 अप्रोचेस हम लोग पढ़ने जा रहे हैं जो अलग अलग साइकोलॉजिस्ट ने अलग अलग स्कूल ऑफ थॉट में दी है। सबसे पहली अमित, पहली अप्रोच ये बोलती है कि एबनॉर्मल बिहेवियर तब माना जाता है जब सोशल नॉर्म्स जो फॉलो करने हो पर्सन को, उससे पर्सन डेविएट हो जाए। यानी कि ये जो डी था ना, इसका डेविएट वाला डी, ये जब पर्सन डेविएट हो जाए। डेविएट का मतलब हमने क्या पढ़ा था? पर्सन डिफरेंट वे में, एक्सट्रीम वे में, अनयूजुअल वे में और अजीबोगरीब वे में बिहेव कर रहा है। किससे बिहेव कर रहा है? किससे? पैरामीटर क्या है यहाँ पर? सोशल नॉर्म्स, रिटन अनरिटन रूल्स। बड़े सारे साइकोलॉजिस्ट ये मानते हैं, उनका ये कहना है कि एबनॉर्मल जो है ना, कोई भी चीज़ अगर एबनॉर्मल है वो सिंपली एक लेबल है पर्सन के ऊपर। वो लेबल है, वो एक तुमने टैग लगा दिया है एक किसी के व्यवहार के पीछे, रवैये के पीछे,
कि सोसाइटी जो उससे एक्सपेक्ट कर रही है वो बस उस अकॉर्डिंग बिहेव नहीं कर रहा, तो ये लेवल है उसके पीछे। अब इससे पता है कशिश दिक्कत क्या आती है? इससे दिक्कत पता क्या आती है? इससे ये आती है कि जैसे मतलब मान लो पर्सन के अंदर ना कॉन्फिडेंस कभी डेवलप नहीं हो पाता। जैसे मैं एक बात बता रहा हूँ, जैसे यार अब किसी को कोई कंसर्न है, उसके दोस्त उससे मजाक उड़ाते कि तू काला है, तू काला है, तू काला है, तेरी हाइट कम है, ये कुछ भी ऐसा मतलब उल्टा सीधा कोई बोले, या फिर घर पे ही आके मतलब वो करके कोई ये बोले कि तुम अच्छे नहीं दिखते, तुम परिवार में सबसे मतलब बेकार से दिखते हो। एक दो बातें अगर उसे ऐसे बचपन में या कभी भी ऐसे पर्सन को बार बार बहुत सालों तक बोली जाए ना, तो पर्सन सच में अपने आप को ऐसा समझने लग जाता है। होता है कि नहीं होता ऐसा? बताओ सब लोग। हमारा कॉन्फिडेंस हमेशा सोसाइटी तो वो करती है। कई लोग इंप्रेस हो जाते हैं दिल्ली नॉलेज ट्रैक को देखकर या विकास दिव्या कीर्ति को देखकर कि उसका फर्स्ट अटेम्प्ट में निकल गया। ये बोलना बहुत आसान होता है कि एग्जाम किसी का भी फर्स्ट अटेम्प्ट में निकल गया, ये 12th के बोर्ड में 99% आई है, ये आई है, वो आई है। अरे भाई, लोगों के घर में 100 दिक्कतें हो सकती हैं। 12th तो पैरामीटर होता ही नहीं है किसी भी चीज़ को डिफाइन करने का या कुछ भी डिफाइन करने का। और एक बात और बताऊँ, जिंदगी में ना मतलब वाइट मनी की बात कर रहा हूँ मैं, ज़िंदगी में शोहरत और दौलत उन्हीं ने कमाई है जिनका किताबों से बहुत ज़्यादा लेना देना नहीं रहा। ये भी होता है फिर अगर बोलने को आऊँ मैं इस आर्ग्यूमेंट को तो बताओ, लेकिन आपको ऐसा नहीं सोचना है। IAS में भी बहुत पैसा है, ठीक है, और ज़्यादा ही है, बल्कि क्यों दिखाना अपना पैसा, छुपा कर रखो। बड़े सारे जो साइकोलॉजिस्ट हैं उनका ये मानना है कि एबनॉर्मल जो है वो सिंपली एक लेबल होता है। इसमें क्या है शैली, सोसाइटी आपसे बिहेव कर रही है कि सोसाइटी आपसे एक्सपेक्ट कर रही है कि आप कुछ आप सर्टेन वे में बिहेव करोगे, आप वैसे बिहेव नहीं करते। ये वही वाली बात हो गई। एक एग्जांपल दे देता हूँ उसका, कि अंकिता एक लड़की है, वो 30 साल की है। अब बस वो 30 साल की हुई, अभी तक वो अच्छी खेलती कूदती फिरती, बच्चों के साथ पिट्ठू खेलती थी, पकड़म पकड़ाई खेलती थी, छुपन छुपाई खेलती थी, तब वो बहुत अच्छी लग रही थी अगल बगल पड़ोस वालों को। अब वो उसकी उम्र बढ़ने लग गई तो पड़ोस वाले बातें बनाने लग गए, इनके माँ बाप को कोई फिक्र ही नहीं है, लड़की 30 साल की हो गई है, शादी नहीं करना है, घर पे बिठा के रख लेना है। ये क्या है? यही है एबनॉर्मल। कशिश बताओ है कि नहीं है एबनॉर्मल? क्या बातें चलेंगी मतलब ऐसे पर्सन को कैसा लेवल दिया जाएगा, कैसा टैग दिया जाएगा? ये मांगलिक होगी, शादी नहीं हो रही होगी, ऐसी होगी वैसी होगी, माँ बाप को ध्यान ही नहीं है, दहेज के लिए पैसा ही नहीं जोड़ा होगा शायद से। हुआ कि नहीं हुआ एबनॉर्मल बिहेवियर? बताओ। और ये वाली बातें पर्सन को अफेक्ट करेंगी कि नहीं करेंगी? बताओ, करेंगी कि नहीं? है ना? एबनॉर्मल बिहेवियर, एबनॉर्मल थॉट और जो एबनॉर्मल इमोशंस होते हैं, ये ऐसा माना जाता है कि ये तब एबनॉर्मल तब बने कि जो सोसाइटी के एक प्रॉपर तरीके से आइडिया है ना इनको डिफाइन करने के, उससे पर्सन थोड़ा सा अलग वे में बिहेव कर रहा है, उससे पर्सन थोड़ा सा एक अलग वे में बिहेव कर रहा है। नहाकर आने के बाद बिना वेस्ट के बालकनी में इंडिया के मर्द खड़े हो जाते हैं, कपड़े सुखाना है उनको, बनियान चड्डी बनियान डालना है, कुछ भी नॉर्मल बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। लड़कियों को बहुत संभाल के अपने टॉप और अपने कंधे पर ब्रा की जो स्ट्रिप होती है उसको संभालना पड़ता है, हल्का सा भी अगर वो ऊपर नीचे हो जाए तो। कोई लड़की जिसकी ड्रेसिंग सेंस अगर इस वे में ठीक ना हो तो उसके ऊपर टैग आप जानते ही हो, फिर उल्टी सीधी बातें, ये जानबूझ के रिझाती है, इसको कोई शर्म ही नहीं है, ये ऐसे बिहेव करती है, वैसे बिहेव करती है, ये तो सीड्यूस कर रही है, ये कैरेक्टर ऐसा है। ये है इसका एग्जांपल। हर एक सोसाइटी के अंदर क्योंकि कुछ ना कुछ नॉर्म्स होते हैं। दो सोसाइटीज की बात करता हूँ यहाँ पर, US और इंडिया। या एक एग्जांपल देता हूँ मैं तुम्हें, क्या था वो, ब्रिटेन में एक बार क्या हुआ, ये तब की बात है, 2011 या 10 की बात है, मैंने इस न्यूज़ को ट्रैक करा था। ब्रिटेन में एक बार एक पुलिस वाले ने, कशिश क्या हुआ कि एक लेडी से बोल दिया कि तुम्हें अगर ये चाहिए ना कि तुम जैसी लड़कियों का रेप ना हो तो तुम्हें अपनी ड्रेसिंग सेंस को सुधारना चाहिए। तो उसके विरोध प्रदर्शन में पूरी की पूरी UK में, इंग्लैंड में, कंट्री में मतलब औरतों ने प्रदर्शन निकाला। वो पूरी टॉपलेस होकर जो और कुछ कुछ कंप्लीट तरीके से न्यूड होकर वो सड़कों पर आई, और उस मूवमेंट का नाम था स्लट वॉक।
स्लड वॉक, ये आप ऐड कर सकते हो अपने एग्जाम्पल्स में। इसी का फेज इंस्पायर होकर, क्योंकि सेम समस्या इंडिया में भी थी, आपको पता ना, कई सारे जो पुलिस वाले या फिर ऐसे वो बोल देते हैं जिनके खिलाफ छेड़छाड़ी वो लड़की लिखवाने जाती है कि तुम्हें भी तो घूमना नहीं चाहिए था रात को ऐसे कपड़े पहनकर वैसे कपड़े पहनकर। तो ये इसका पहला प्रदर्शन हमारे हिंदुस्तान में भोपाल में हुआ था, भोपाल में, और बाद में दूसरी इसकी वेव आई थी दिल्ली में आई थिंक, और उसका नाम था स्लट वॉक। यूके में नाम था, इंडिया में नाम था इसका बेशर्मी मोर्चा। यहां पर किस चीज को चैलेंज करने की बात चल रही थी? सोसाइटल नॉर्म्स को। ये दो एग्जांपल्स बहुत अच्छे एग्जांपल्स हैं, आप इसको यूज कर सकते हो, बोल्ड एग्जांपल्स हैं, बोल्ड एग्जांपल, ठीक है, इंटरव्यू में भी और मेंस में भी काम आ जाएंगे। हर एक सोसाइटी के अंदर जो नॉर्म्स होते हैं, और नॉर्म्स मैंने जैसा कि आपको बताया क्या होते हैं, एक लिखे हुए या फिर अनलिखे हुए, रिटन या फिर अनरिटन, स्टेटेड या अनस्टेटेड रूल्स, जिसकी वजह से प्रॉपर वे में सोसाइटी कैसे कंडक्ट होनी है वो देखा जाता है। जो भी सोसाइटी के अंदर किसी भी इंडिविजुअल के जो बिहेवियर है, थॉट है, जो इमोशंस हैं, अगर वो किसी भी सोसाइटी के नॉर्म्स को तोड़ते हैं तब मान जाएगा वो पर्सन एब्नॉर्मल वे में बिहेव कर रहा है। एक सोसाइटी के नॉर्म्स बनते कैसे? वो बनते हैं उसके कल्चर से, अंकिता याद है पॉलिटी का कंसेप्ट कि लोग रहते थे एक जगह पर जोग्राफिकल बाउंड्री से अलग होकर, फिर वो एक जगह पर रहे, फिर उनका कल्चर इवॉल्व हो गया जिसकी वजह से उनके कॉमन रूल्स एंड रेगुलेशन आ गए। ऐसी ही पॉलिटी एग्जिस्टेंस में आती है ना, याद है, ये वही चीज़ है। तो नॉर्म्स कैसे बने, यानी कि रूल्स एंड रेगुलेशन कैसे बने? कल्चर से। कल्चर में क्या क्या आता है? लोगों का एक पर्टिकुलर जगह पर जहाँ पर लोग रह रहे होते हैं, उनका इतिहास, उनकी वैल्यूज़, उनके इंस्टीट्यूशन, उनकी हैबिट्स, उनकी स्किल्स, क्या क्या टेक्नोलॉजी यूज़ होती है, और उनकी क्रिएटिविटी यानी कि आर्ट, लिटरेचर वगैरह एक्सेट्रा। तो हम ये कह सकते हैं एक जो सोसाइटी, अगर एक ऐसी समाज जिसका कल्चर वैल्यू करता है कि कंपटीशन होना चाहिए और वो एजर्टिव भी है चीज को लेकर, तो ऐसी सोसाइटी एक्सेप्ट कर सकती है कि अगर एग्रेसिव बिहेवियर हो तो वो नॉर्मल है। वेयरएज अगर एक सोसाइटी एम्फसाइज करती है कि नहीं कोऑपरेशन होना चाहिए, और हम बात करते हैं फैमिली वैल्यूज़ की जैसे इंडिया, तो यहाँ पर एग्रेसिव बिहेवियर को अनएक्सेप्टेबल समझा जाएगा या एबनॉर्मल भी समझा जा सकता है। यहाँ पर लॉजिक क्या निकला कैसे सारी बातों का, अमित, क्या निकला सारी बातों का लॉजिक? कि जो एक सोसाइटी के लिए नॉर्मल है वो दूसरी सोसाइटी के लिए एबनॉर्मल हो सकता है, और जो एक सोसाइटी के लिए एबनॉर्मल है वो दूसरी सोसाइटी में जाकर नॉर्मल बन सकता है। ये पूरी स्टेटमेंट कोट एंड कोट करके सोसाइटी में जीएस पेपर 1 में आ सकती है, और लोगों के पास कंटेंट होगा नहीं क्योंकि उनको पता ही नहीं लगेगा लाइनें कहां से निकली हैं। एक सोसाइटी की जो वैल्यूज़ हैं वो वक्त के साथ साथ चेंज होती रहती हैं, बिल्कुल होती रहती हैं। जैसे बच्चे पैदा होने के बाद बहुत सारे परिवारों में, आई थिंक आप लोग जानते होंगे, पूजा नहीं होती है, या कोई मर जाता है तब भी नहीं होती, सूतक लग जाता है, कहते हैं, ये वर्ड यूज़ होता है, आपने घर पे आपने सुना होगा परिवार में, कशे सुना है ये वाला वर्ड, या किसी ने भी सुना है? सूतक लग जाता है कुछ दिनों के लिए, है ना। जैसे शैली अभी आपके भाभी के बेटा पैदा हुआ है तो सूतक लगा होगा घर में, अभी पूजा पाठ नहीं होगी अभी कुछ दिन तक, है ना। अब लेकिन ये भी तो हो सकता है ना, हम लोगों के जब बच्चे होंगे आने वाले टाइम में वो ना माने इस चीज़ को, क्योंकि जितने स्ट्रिक्ट रीति रिवाज अभी तक फॉलो होते थे हम लोगों ने उसकी वैल्यू डिक्लाइन भी तो कर दी ना, हम लोगों को क्योंकि ज़्यादा कुछ पता ही नहीं है। कसम से आज की जनरेशन को मैं बता रहा हूँ, जिनको मैं पढ़ाता हूँ उन लोगों को डिफरेंस भी नहीं पता। यूपीएससी के बैच की बात नहीं, मतलब वैसे मैं अलग से बता रहा हूँ, जिनसे मेरा इंटरेक्शन होता है उनको ये भी नहीं पता है कि अर्जुन कहाँ का कैरेक्टर है, रामायण का कि महाभारत का। तो सोसाइटी जो है वो सोसाइटी की जो वैल्यूज़ हैं वो वक्त के साथ चेंज होती रहती हैं, जिसकी वजह से हर एक सोसाइटी का नज़रिया चेंज होता रहता है, और सोसाइटी जिस नज़रिए से लोगों को लेबल करती है कि ये साइकोलॉजिकली नॉर्मल है, ये साइकोलॉजिकली एबनॉर्मल है, ये भी चेंज होता रहता है। क्यों चेंज हो गया ये? क्योंकि सोसाइटी में वैल्यूज़ चेंज हो गई। वैल्यूज़ चेंज हो गई तो अपने मेंबर्स को देखने का नज़रिया चेंज हो गया, उनके लिए पैरामीटर्स चेंज हो गए। तो जब वो पैरामीटर्स चेंज हो गए तो ये नॉर्मल एबनॉर्मलिटी का कंसेप्ट भी बदलता रहता है। लेकिन फिर बात यही होती है कि साइकोलॉजिस्ट का एक स्कूल ऑफ थॉट ये मानता है कि इस चीज़ के ऊपर बहुत सीरियस सवाल उठते हैं
कि एक इंडिविजुअल क्या सोसाइटी के अकॉर्डिंग ही मंडराता रहेगा क्या, डोलता रहेगा क्या? तो ये एक एजम्पशन मानी जाती है कि जो सोशली एक्सेप्टेबल बिहेवियर होता है वो कभी भी एबनॉर्मल नहीं होता। ये वन ग्रुप ऑफ थॉट है। मतलब ये जो हमने कशिश पैराग्राफ पढ़ा ना, ये पूरा का पूरा फर्स्ट अप्रोच, ये फर्स्ट अप्रोच की कंक्लूजन यही निकल कर आती है, आप नॉर्मल तब हो, कुल मिलाकर अगर आपको शॉर्ट में लिखना हो ना, आप नॉर्मल तब हो अगर आप अपनी सोसाइटी के नॉर्म्स एंड वैल्यूज़ और इनसे निकले हुए कल्चर की अगर आप रिस्पेक्ट करते हो तो इनसे आप डेविएट मत हो, बिल्कुल भी इनसे आप डेविएट बिल्कुल भी मत हो, तो आपके ऊपर एबनॉर्मेलिटी की परिभाषा आपके ऊपर लागू नहीं होगी। अगर आप डेविएट हो गए फिर आप एबनॉर्मल हो, तो आप एबनॉर्मल हो, और अगर आप डेविएट नहीं होते हो तो आप नॉर्मल हो। ये है वैसे पहला ग्रुप ऑफ थॉट ये कह रहा है कि नॉर्मेलिटी इज नथिंग मोर देन समाज की बनाई हुई रूल्स एंड रेगुलेशन का पालन करना, कंफर्म करना उससे बिना किंतु परंतु करे हुए। पीके देखिए ना, वो पंडित चिढ़ जाता है कि धर्म के मामले में सवाल नहीं करते उससे, अनुष्का शर्मा से। ये चीज़ है। पहली अप्रोच समझ में आ गई कशिश? ये सब जैसे बड़े सारे महान लोग होते हैं, वो समाज में जो चल रहा होता है उससे दूर जाके अलग हटके उससे सोचते हैं। अब वो बहुत जीनियस भी होते हैं, लेकिन सोसाइटी उनको क्या कहेगी, तुम एबनॉर्मल हो, बहिष्कार कर देगी, उनका बॉयकॉट कर देगी। जैसे इसका एक एग्जांपल बता देता हूँ। पैडमैन में अक्षय कुमार परिवर्तन लाना चाहता है ऑन द टॉपिक ऑफ पीरियड्स एंड मेंस्ट्रुएशन, लेकिन समाज उसको बहिष्कृत कर देता है, उसका बॉयकॉट कर देता है, उसको बहिष्कार कर देता है। ठीक है, ये चीज समझ में आ गई? ऐसे ही उसमें देख लो ना, टॉयलेट एक प्रेम कथा, कि घर के आंगन में जहां पर अगर तुलसी लगी तो शौचालय बनेगा कि नहीं बनेगा। 21st सेंचुरी में इंडिया में विद्या बालन को इस तरीके का ऐड करना पड़ता है, जहां सोच वहां शौचालय। सोच रहे हो, जहां पर एक जगह हम लोग अपनी सैटेलाइट भेज रहे हैं, मंगलयान चंद्रयान का मिशन लॉन्च कर रहे हैं, उस जगह पर ये वाली बातें चल रही हैं, जहां सोच वहां शौचालय। क्यों? नॉर्म्स बहुत बड़ी चीज़ है हमारे समाज के अंदर, और ये आया क्यों? डाइवर्सिटी बहुत है, डाइवर्सिटी की वजह से कल्चर बहुत है, हर एक कल्चर के नॉर्म्स हैं। फिर जो चीज़ एक कल्चर में एक्सेप्टेबल है दूसरे कल्चर में अनएक्सेप्टेबल है, तो उनकी वजह बैलेंस करना हिंदुस्तान में बहुत मुश्किल है। इसलिए इंडिया की ग्रोथ जो है ना, वो धीरे धीरे करके बढ़ रही है। ये चीज़ है। सेकेंड अप्रोच दोस्तों क्या कहती है? सेकेंड अप्रोच ये सेकेंड अप्रोच का ये कहना है, सेकेंड ग्रुप ऑफ साइकोलॉजिस्ट का ये कहना है कि एबनॉर्मल बिहेवियर जो है ना, एक बिहेवियर को एबनॉर्मल तब माना जाएगा जब वो मेल अडेप्टिव हो। समझते हैं इस चीज़ को? बड़े सारे साइकोलॉजिस्ट का ये मानना है कि बेस्ट क्राइटेरिया डिटरमाइन करने का कि कौन सा व्यवहार इंडिविजुअल का समाज के अंदर नॉर्मल है या फिर एबनॉर्मल है, तो हमें ये देखना चाहिए क्या उस बिहेवियर को अडॉप्ट करके सोसाइटी और उसके मेंबर्स अगर उसको एक्सेप्ट कर भी लें तो क्या उनका भला हो रहा है, उनकी वेलबींग क्या इससे प्रमोट हो रही है जिस ग्रुप से वो बिलोंग करते हैं। यानी कि एक एग्जांपल देते हो, कठोर एग्जांपल देते हो, सती प्रथा करके एक औरत का भला हो सकता है? मुझसे किसी बंदी ने शादी करी, भाई मैं मर गया, वो विधवा हो गई, उसको मेरी चिता पे बैठा दोगे? स्किन जला देना है? अर्धनारेश्वर थी वो, मेरे साथ बंध कर आई थी मेरे शरीर में। सोशल कॉन्ट्रैक्ट है ना मैरिज, एक जैसे रिलेशनशिप होते हैं। गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड तो शादी से पहले बहुत लोग चेंज कर लेते हैं, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर भी चला लेते हैं। फिर पत्नी पति के साथ ये बंदिश है क्यों? जस्ट बिकॉज रिंगा रिंगा रोजेस करके साथ फेरे लिए और एक पाउडर फेंक दिया माथे पे, जिसको सिंदूर बोलते हैं, वर्मिलियन। वो तो होली पे कितनी वैसी लग जाते हैं, कितनी बंदियों की ऐसी हैप्पी होली करते हुए। 14-15 बीवी तो हर साल बन जाती हैं ऐसे तो वेलबींग की डेफिनेशन क्या होती है? वेलबींग का मतलब सिंपली ये नहीं होता कि अपने आप को आप मेंटेन करो और आप अपना सर्वाइवल सुनिश्चित कर रहे हो। याद रखना, ये आपको काम आ सकता है जीएस पेपर 1 के अंदर। वेलबींग की पूरे इतिहास के अंदर कहीं डेफिनेशन नहीं है अच्छी, और एथिक्स के अंदर जीएस पेपर 4 के अंदर व्हाट डू यू मीन बाय वेलबींग और केस स्टडी के टर्म्स में आ सकता है।
ये वेलबींग की बहुत बड़ी डेफिनेशन है, और एक और पढ़ाऊंगा WHO की भी डेफिनेशन दे दूंगा वेलबींग की, चैप्टर 3 में है वो, कशिश याद दिलाते हैं ना स्ट्रेस वाले चैप्टर में। वेलबींग का मतलब ये नहीं होता सिंपली अपने आप को मेंटेन करके रखना और आप सांसें चल रही हैं आपकी। हम लोग ये समझते हैं ना वेलबींग क्या, भाई सब बढ़िया चल रहा है ऊपर वाले की कृपा से, सांसें बढ़िया, फिट बढ़िया, एब्स बढ़िया, बंदिया दीवानी मेरी सब बढ़िया। दिस इज़ नॉट वेलबींग। ये तो होना ही चाहिए, आप अपने आप को मेंटेन कर रहे हो, सर्वाइव कर रहे हो, लेकिन इसके साथ साथ ना वेल बीइंग तब सुनिश्चित है जब आप अपनी ग्रोथ और फुलफिलमेंट को भी इंश्योर कर पा रहे हो। इसका मतलब क्या, ग्रोथ और फुलफिलमेंट मतलब क्या, आपके अंदर जो हिडन क्षमता है ना, आप उसको एक्चुअल तरीके से फुलफिल कर पा रहे हो, फील कर पा रहे हो, अपनी आपको हिडन पोटेंशियल रियलाइज हो पा रही है। जिसको एक थ्योरी होती है 11th क्लास की जो बुक होती है उसके अंदर एक वो होता है मैस्लो की हियरार्की ऑफ नीड्स। मैस्लो की हियरार्की ऑफ नीड्स, कशिश याद है वो ट्रायंगल, ये वाला इन्वर्टेड ऐसा, ये सबसे बेसिक नीड्स अब्राहम मैस्लो ने कहा था। सबसे बेसिक नीड्स उनका ये कहना था, मतलब एक तरीके से बुद्धा वाला रास्ता मान लो उसको, ठीक है। बुद्धा ने क्या करा, गौतम बुद्धा ने क्या करा, उन्होंने वो सेक्स के खिलाफ नहीं थे कभी भी। उन्होंने पहले राहुल पैदा करा, उनके बेटे का नाम था राहुल, जिसको लिखते बुक्स ऐसे राहुला करके लिखती हैं, राहुल उनके बेटे का नाम था। उसके बाद वो मेडिटेशन वगैरह करने जंगल में जाते हैं और फिर अपनी हिडन पोटेंशियल को सर्च करते हैं। अब यहाँ पर जो मैस्लो की हियरार्की ऑफ नीड्स है ना, उसके अंदर पता है क्या माना जाता है कि सबसे बेसिक प्राइमरी नीड्स इंसान की होती हैं हंगर, थर्स्ट एंड सेक्स। अगर ये जब तक फुलफिल ना हो ना, तो यहाँ पर होती है आपकी, कशिश याद है वर्ड, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। सेल्फ एक्चुअलाइजेशन इसी को इसलिए साइकोलॉजी कभी हिट नहीं हो पाई हमारे देश के अंदर, फेमस नहीं हो पाई। इसी को हम लोग एंशिएंट साइंस वाले हिंदुस्तान के अंदर बोलते हैं सीमेन रिटेंशन से उत्पन्न हुई पावर को फील करना, एक्चुअलाइज करना, जिसकी वजह से आपकी मेधा नाड़ी से होते हुए सातों के सातों चक्रा खुल जाए और आपका मस्तिष्क के अंदर आपका गोल सुनिश्चित हो। जिसको स्वामी विवेकानंद जी ने बहुत अच्छे शब्दों में कहा कि एक विचार लो, उस विचार को अपना जीवन बनाओ, उसको अपनी मस्तिष्क मांसपेशियों के अंदर, खून के अंदर घुल जाने दो और तब तक घुल जाने दो जब तक उस विचार को आप रियलिटी में ना बदल दो। इफ यू कैनॉट अचीव वॉट यू थिंक देन दैट थिंकिंग इज यूजलेस। कुल मिलाकर बात ये शॉर्ट में। तो जो चीज मैस्लो ने बाद में दी साइकोलॉजी में, वो हम लोग 10,000 साल पहले जानते थे। पतंजलि के योग सूत्र में बात हो चुकी थी उसके बारे में इतने हजारों साल पहले। ये चीज़ है। तो अकॉर्डिंग टू दिस क्राइटेरिया, अगर एक जो कन्फॉर्मिंग बिहेवियर होता है, याद रखना कन्फर्मिंग नहीं लिखा हुआ, कन्फॉर्मिंग। कन्फॉर्मिंग मतलब होता है मैं हामियां मिला रहा हूँ। हामियां समझते हो ना, मतलब मैं, आप जो मुझे दिशा दिखाओगे, जो भी मुझे बोलोगे, मैं उसमें हाँ में हाँ मिला रहा हूँ। मुझे क्योंकि पता है कि मैंने अगर किंतु परंतु करा तो मेरा बहिष्कार हो जाएगा। तो अकॉर्डिंग टू दिस क्राइटेरिया, अगर जो कन्फॉर्मिंग बिहेवियर होता है, कन्फॉर्मिंग बिहेवियर, अभी ऊपर वाले पैराग्राफ में क्या था कि भैया सोसाइटी से, किस सोसाइटी में आपको कन्फॉर्मिंग बिहेवियर दिखाना है, कहाँ गया वर्ड, ये रहा। आपको कन्फॉर्मिटी दिखानी है सोशल नॉर्म से, कन्फॉर्म हाँ में हाँ करना है सोशल नॉर्म्स में, कोई सवाल जवाब नहीं। लेकिन दूसरी अप्रोच ये कहती है कशिश कि अगर आपका बिहेवियर कन्फॉर्मिंग भी, आप सोशल नॉर्म्स को तोड़ नहीं रहे हो, आप बहुत अच्छे से आपका कन्फॉर्मिंग बिहेवियर, आप बिल्कुल मतलब जो भी सोसाइटी में रिटर्न अनरिटन रूल्स है आप सबको पालन कर रहे हो, तभी भी वो आपके लिए एबनॉर्मल हो सकते हैं, वो भी एबनॉर्मल हो सकते हैं। अगर वो मेल एडेप्टिव हुए तो, यानी कि उनको उनकी बातें मानकर, उनको फॉलो कर कर, जब तक आपकी ग्रोथ, आपकी फंक्शनिंग सुनिश्चित ही नहीं हो पा रही है, आप बीमार की तरह पड़े हो, जिंदा लाश की तरह जी रहे हो, सोसाइटी में जो भी चल रहा है आप उसको माने चले जा रहे हो, तो ये चीज़ तो आपकी ग्रोथ एंड फंक्शनिंग को रोक रही है। जैसे इस्लाम के अंदर एक मर्द को, एक शौहर को 4 बीवियां रखना अलाउड है, मान लिया। अब तुम में से कोई भी एक बंदी है, जो ये बर्दाश्त कर ले कि तुम्हारा पति या बॉयफ्रेंड 3 और बंदियों के साथ रूम शेयर कर रहा है और तुमसे बोल रहा है यार आज रात को तुम्हारे साथ तो नहीं कर पाऊंगा, आज रात को किसी और के साथ करने का मन है मेरा, मैं इसलिए बगल वाले कमरे के अंदर जा रहा हूँ। ये सहन करना आसान होता है? इसका एक सीन रणवीर सिंह से डिराइव कर सकते हो, गली बॉय। उसके बाप ने एक बाहर की औरत को रखा होता है, जिसकी वजह से उसकी माँ को अल्टीमेटली, मतलब घर वो लोग छोड़ देते हैं इसी बात पे कलेश करके।
कैसे एक औरत बर्दाश्त कर ले इस चीज़ को? तो मुझे एक बात बताओ कशिश, ये नॉर्म है इस्लाम का कि 4 शादियाँ करना अलाउड है, ठीक है, लेकिन क्या इसकी वजह से जो और जिससे पहले शादी हुई थी, जो पहली बीवी थी, उसकी ग्रोथ और फंक्शनिंग सुनिश्चित हो पा रही है इस चीज़ से? बताओ, हो रही है? बताओ सारे लोग, हो रही है कि नहीं हो रही है? वो खुश रहेगी? हाँ मेंटली तो पूछो, मतलब वो खुश रहेगी? मतलब ये आसान है क्या? आप लोग ही बता दो, आपका बॉयफ्रेंड या आपका हस्बैंड, अंकिता आपका हस्बैंड 3 बीवियाँ और रखा हुआ है आपके अलावा, आप खुश हो? रूम शेयर करेंगे वो? नहीं ना। तो समझ के ना, आसान नहीं है ये, क्योंकि ये दीपांग की 9 बीवियाँ नहीं है, वो तो चलो समझ भी जाए, हर किसी बंदी में इतनी अंडरस्टैंडिंग नहीं हो सकती ना, तो वो अलग बात है, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल क्लास के अंदर एक स्टूडेंट है, वो क्या बोल रहा है, नहीं एग्जांपल छोड़ो, ये अभी समझ में नहीं आएगा आपको। हाँ, इसी को हम आगे चलकर पढ़ेंगे, ये जो हुआ ना कि पर्सन की मेंटल फंक्शनिंग ख़राब हो रही है इसकी वजह से, कि भैया ये चीज़ बर्दाश्त, यार अब ये चीज़ छोड़ो, ये तो आप आंखों के सामने देख रहे हो। मैं एक बात बताता हूँ आपको, शायद से आप लोगों ने देखा हो, पिक्चर रिलेट करके बताना मुझे बहुत पसंद होता है। एक और एग्जांपल देता हूँ इसका मैं। जुदाई मूवी देखी है श्रीदेवी की, उर्मिला भी है उसके अंदर और अनिल कपूर भी है। वो कितना खुश होती है कि 1 करोड़ 2 करोड़ मिलेंगे उससे शादी करने के बाद, मैं करोड़पति हो जाऊंगी। लेकिन जैसे ही वो देखती है ना कि अनिल कपूर का अटेंशन उर्मिला की तरफ जा रहा है और बच्चे भी उसी की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हो, वो फिर ना मतलब चिड़चिड़ी हो जाती है, फिर वो एंड तक मूवी होती है और डिप्रेशन में चले जाने लगती है। यही मैं आपको बातें बताऊंगा, ये 2 अप्रोचेस काम आएगी कि कैसे, आपको पता है ये वाली चीज़ कैसे एक पर्सन को मोंजुलिका बना सकती है। कैसे मोंजुलिका, जिसको लोग कहेंगे फिर गाँव वाले लोग के भूत प्रेत का साया है, ये आत्मा घुस गई है इनके अंदर, चुड़ैल घुस गई है, माता आ गई है, ये मैं पढ़ाऊंगा, इस सारी बातों को डिकोड करके बताऊंगा एक पढ़े लिखे इंसान की लैंग्वेज के अंदर, ठीक है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। हाँ, अगर आप अपने आसपास के लोगों से बात करोगे तो आपको पता है कि जैसा कि मैंने बताया कि लोगों का ना बहुत वेग आइडिया होता है कि उनको पता नहीं होता साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर क्या है। तो वो ना अंधविश्वास, भूत प्रेत, आत्मा, डर, इन सब की बातें करते हैं साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर। यानी कि मतलब मान लो किसी एक पर्सन के अंदर स्ट्रेस भरा हुआ है, अब ऐसी एक बीवी है जिसको बर्दाश्त करना पड़ा कि उसका मर्द किसी और से शादी कर रहा है। अब वो ना क्या कर रही है, अपने कमरे में बैठी हुई है और फोक है ना, फोक जो कांटा होता है, उसको अपनी उंगलियों के बीच में रख के ठटक 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 करके मार रही है। अब कोई उसके रूम में घुसा, मेड घुसी, कोई सर्वेंट घुसी, उसकी तशरीफ फट गई देखकर, ये क्या कर रही है, कहीं मुझे तो नहीं मार देगी। अब वो ये नहीं समझ रही है कि इसको कितनी ज़्यादा डीप कोई चीज़ चुभ रही है अंदर, कि ये सेल्फ डिस्ट्रक्टिव होती चली जा रही है। तो इट इज़ कॉमनली बिलीव डेट जो साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर होते हैं ना, उनमें लोगों को शर्मिंदगी महसूस होती है। इट इज़ जस्ट लाइक टॉयलेट एक प्रेम कथा और पैडमैन वाला कंसेप्ट। शर्मिंदगी महसूस होती है, लोग बताना नहीं चाहते। जैसे मैं एक एग्जांपल बताता हूँ, रियल लाइफ एग्जांपल। शैली, मे नॉट गॉट डू सो, आपको अभी अगर तेज कफ या बुखार हो जाए तो घर वाले क्या करेंगे? फिर भी ना रुक रहा हो तो एडमिट करवाएंगे। कशिश, पेट में बहुत जोर की दर्द हो रहा हो आपके, मे नॉट गॉट डू सो, लेकिन तो क्या होगा? पेट में बहुत जोर की दर्द हो रहा हो आपके, और मैंने ये भी बोला था मे नॉट गॉट डू सो, ठीक है। तो घर वाले क्या करवाएंगे? डॉक्टर के पास ले जाएंगे। डॉक्टर के पास आवा है, उसने दवाइयाँ दी, 2 दिन के बाद फिर से दर्द होने लगा। अब फिर ले जाएंगे। कॉन्फिडेंटली बोलो ना भाई, तुम डरते क्यों मुझसे? लेकिन बताना क्या चाह रहा हूँ दोस्तों, बताना ये चाह रहा हूँ, और रिलेट कर पाओगे इस चीज़ को अच्छे से। आपको दर्द हो रहा है, बुखार हो रहा है, तब तो ये घर वाले ले जाएंगे। अगर आपको कोई मानसिक बीमारी हो जाए ना, मानसिक बीमारी, घर वाले कभी आपको बाहर की धूप भी नहीं दिखाएंगे। क्यों? समाज में बदनामी होगी।
छोटा सा एग्जांपल दूं इसका, सिर्फ इस रीजन की वजह से कि हमें कोई समझेगा नहीं, हम कभी भी अपना डिप्रेशन डिस्कस नहीं करते। फॉर एग्जाम्पल, मुझे लीड करना है, मैं लीडर हूं, मुझे फाउंडेशन कोर्स चलाना है, तो मेरा नेवर से डाई एटीट्यूड कभी मरना नहीं चाहिए। और मान लो मेरी कोई करंट गर्लफ्रेंड है, आप लोगों का मेंस है, मैं तैयारी करवा रहा हूं, और झटके से खबर आती है कि उसकी शादी हो गई और मैं उससे शादी करना चाहता था, मुझे कुछ फील नहीं होगा, कुछ भी फील नहीं होगा मुझे। मैं अपने आप को बनाऊंगा मजबूत, लेकिन उस मजबूत बनाने के चक्कर में मेरे अंदर अटैच हो जाएगा एक स्टिग्मा। क्या? कि ये चीजें डिस्कस करने वाली नहीं है, किसी को कुछ फर्क नहीं पड़ता मेरी परेशानियों से, मेरी प्रॉब्लम से, बल्कि लोग ये और कहेंगे कि पूरे साल की फीस खा ली और इस टाइम पर छोड़ दिया। ये सिचुएशन जो होती है ना, ये सिचुएशन आप सब लोग रिलेट कर सकते हो। ये जो बाथरूम में छुप छुप के रोना, बाथरूम में जाकर टॉयलेट सीट पे बैठ के पॉट पे रोना, घर वालों से डिस्कस नहीं कर पा रहा, आंसू और दर्द गले तक भर जाना और रोना निकल रहा है, लेकिन फिर भी मतलब अपने आप को रोका हुआ है, ये जब पर्सन करता है ना, इग्नोर करता है इस चीज़ को, यही आगे चलकर आपका डिप्रेसिव बिहेवियर बनता है। यहीं से शुरुआत होती है डिप्रेशन की। क्यों? क्योंकि सोसाइटी के अंदर इसको समझाता है स्टिग्मा। स्टिग्मा मतलब दाग, ब्लॉट, कि सब कुछ डिस्कस कर सकते हैं, अपने किसी चाहने वाले से ये बोल सकते हैं कि आज मैं मिलने नहीं आ सकता, आज मैं मिलने नहीं आ सकती, पैर में लगी है, बुखार है, फीवर है, मम्मी घर पे खड़ी हुई है, आज उनका मूड ठीक नहीं। ये सारी चीज़ें हम डिस्कस कर सकते हैं, लेकिन हम किसी से ये नहीं बोल सकते कि मैं 4 महीने के लिए इसलिए गायब था, यार मुझे डिप्रेशन फील हो रहा है, मुझे मेंटल डिसऑर्डर फील हो रहा है, मैं अपने बाल नोचता हूँ, बाथरूम में जाकर बाल नोचती हूँ, मेरा रोना निकलता है, मेरा मन करता है मैं अपने चाकू से नस काट लूँ, मेरा सुसाइडल होने का मन करता है। ये चीज़ें क्योंकि शर्मनाक होती है। आप कभी नहीं बोलोगे अपने घर वालों से आप ये बोल दो कि स्कूल में टीचर ने डांटा है, वो मेरे चैट रहे हैं, मेरे नंबर कम आ रहे हैं, मुझे ये आ रहे हैं, वो आ रहे हैं, आप सारी चीज़ें सहन कर लोगे। लेकिन जब आप किसी भी चीज़ से परेशान हो ना, किसी भी टॉर्चर से, किसी ने भी आपको अनशन मैसेज कर दिया, वो चीज़ आपको चुभ गई, या कोई आपसे बदतमीजी से बात कर दिया, या कहीं से आप अपने बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड से चांटा खाकर आए हो, या आपका ब्रेकअप चल रहा है, तो आपका जो सुसाइडल होने का मन कर रहा है ना, नेवर एवर यू टेल योर पेरेंट्स या फिर योर लव्ड वंस कि यार मुझे एक चीज़ ना हर्ट कर रही है, फील हो रही है मुझे, जो कि मुझे ना रात को सोने नहीं दे रही है, मेरे गले से खाना नहीं उतर रहा उस चीज़ की वजह से। ये स्टिग्मा होता है, और यहीं से पैदा होता है डिसऑर्डर। और हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा हिडन डिसऑर्डर होते हैं मेंटल डिसऑर्डर, क्योंकि लोग क्या सोचते हैं, ये ना बदनामी पैदा करवाएगा, मतलब ये चीज़ ना अगर हम बता देंगे तो इससे बदनामी होगी, ये होगी, वो होगी, इस वजह से। तो ये जो स्टिग्मा होता है ना मेंटल इलनेस के साथ, इसका मतलब ये होता है पीपल आर हेजिटेंट टू कंसल्ट अ डॉक्टर और साइकेट्रिस्ट या साइकोलॉजिस्ट बिकॉज दे आर अशेम्ड ऑफ देयर प्रॉब्लम्स। शर्म आती है उनको डिस्कस करने से ये वाली चीज़। एक डिसऑर्डर होता है, जैसे अभी मैंने बताया था कि जानवरों के साथ और डेड बॉडीज के साथ सेक्स करने का मन कर रहा है, ठीक है? क्यों? क्योंकि लाइव कोई पर्सन नहीं मिल रहा, ठीक है, किसी पर्सन को ना मान लो, ठीक है? अब मान लो ये चीज़ किसी के अंदर सेक्सुअल इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा हो, कभी भी कोई ये वाली चीज़ डिस्कस करेगा? कभी बिठाकर ये कोई चीज़ बोलेगा अपने घर वालों को? कशिश ये कोई कभी बोलता है? कभी ऐसा बोला आपने, यार पापा आज यार एक बात करनी है मुझे, यार एक सॉल्यूशन दो मुझे, या तो मैं शादी करूं या क्या करूं, यार मेरा ना आजकल यार मैं रुक ही नहीं पा रही, मेरा सेक्स करने का इतना मन कर रहा है, मेरे दिमाग में दिन भर वही चलता रहता है, किताबें देख रही हूँ तो वही चल रहा है, कहीं बाहर जा रही तो वही चल रहा है, लेकिन पापा कोई बंदा ही नहीं है मेरे पास, यार मैं क्या करूँ? कभी ऐसी चीज़ डिस्कस करते हैं कोई? अब ये सुनकर भी ऐसे एग्जांपल यूज करने में, हाँ बोलने में, पता आपको क्यों दिक्कत हो रही है? स्टिग्मा। मैंने इसलिए बोला था ये चैप्टर और अगला चैप्टर आपकी साइकोलॉजी को बदल देंगे, आपकी साइकोलॉजी को मजबूत करते हैं। क्योंकि अगर आप लोग ध्यान से करंट अफेयर को फॉलो करते हो ना, तो कशिश जैसे मतलब मान लो आपने भी सुना ही होगा, ये वाली चीज़ सबने सुना होगा, निर्भया के रेप दोषियों के पीछे एक जो कोर्ट में दलील पेश करी गई थी, उसमें यह भी कहा गया था कि सिर्फ रेपिस्ट को रेपिस्ट पॉइंट ऑफ व्यू से मत देखो, क्यों उन्होंने रेप करा ये भी तो समझो उनकी साइकोलॉजी। एक आतंकवादी कभी भी आतंकवादी थोड़ी ना पैदा होता है,
खानदानी बिजनेस थोड़ी ना था उनका। मेरे परदादा भी आतंकवादी थे, वो अफगानिस्तान में रहते, अफगानिस्तान के ऊपर कब्जा कर रहा था, फिर मेरे पापा पहुंच गए इराक तक, मैंने नाम कमाया सीरिया तक, और मैं ISIS का लीडर। कभी ऐसा होता है कशिश, खानदानी परंपरा चल रही होती है आतंकवाद की। परिस्थितियों की वजह से बनता है पर्सन। और परिस्थितियां कैसे डेवलप होती है, मैं हमेशा, आप हमेशा देखना हर कोर्स में, हर मैसेज पे मैं एक ही चीज़ को हमेशा पूजा करता हूँ मैं, साइकोलॉजी 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 एंड साइकोलॉजी। हर चीज़ के पीछे इस लाइफ में, पूरी ज़िंदगी में मेंटल फ्रेमवर्क आपका रिस्पॉन्सिबल होता है। आप अच्छा भला सब कुछ कर रहे हो, एक थॉट आपके मन में आ गया, यार अगर ये पर्सन मुझे नहीं मिला, अगर इससे मेरी शादी नहीं हुई, ये मुझसे दूर हो गया, ये मुझसे दूर हो गई, ये कहीं और चली जाएगी, इसको कोई और पसंद आ गया तो, अब ये कॉलेज जाने लगी है, अब ये जॉब करने लगी है, इसको वहाँ कोई और मिल गया तो, जो कि मुझसे ज़्यादा हैंडसम हुआ, मेरे 6 पे गैप से अगर उसके 8 हुए तो अब मैं क्या करूँ। एक थॉट आया, बस ओवर थिंकिंग स्टार्ट, डिप्रेशन स्टार्ट। साइकोलॉजी ही सब कुछ होती है लाइफ में। जो पर्सन अपनी साइकोलॉजी को स्ट्रॉन्ग नहीं कर सकता, वो कभी डेली रोज़मर्रा की ज़िंदगी को एंजॉय ही नहीं कर सकता, वो फंसे ही रहेगा अपनी बकचोदी में। तो एक्चुअली जो साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर होते हैं वो इंडिकेट करते हैं कि आप ना फेल हो गए हो अडेप्ट करने में आसपास के बाद। वही मैंने बोला ना कि अभी स्टोरी मेकिंग जो चल रही है, एग्जांपल क्यों दिया अभी मैंने कि स्टोरी मेकिंग चल रही है, आप अडेप्ट हो गए, फेल, आप अडेप्ट जो आपको करना था फेल हो गए हो परिस्थिति के हिसाब से, वो समझ ही नहीं पाए। कैसे? पहले आप बोलते रहे कि मुझे एक ऐसी वाइफ लानी है जो वर्किंग हो वर्किंग हो वर्किंग हो वर्किंग हो, अब वो आ गई है, अब वो ऑफिस जा रही है, आपकी बीवी की सब लोग तारीफ करते हैं, वो बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर बीवी लाए हो तुम तो, ये वो लाए हो, ऐसा वो करके। अब आपको यही चीज़ें बाहर से जब सुनने को मिलती हैं तो आपका खून जल रहा है, ओवर थिंकिंग। फिर आप अपनी रोज़ कलेश कर रहे हो, अब तुम घर के बाहर नहीं जाओगी, अब मैं कमाऊंगा। और उसने यही बोला था कि मैं शादी, देखो मैं हाउसवाइफ नहीं बनना चाहती हूँ, मुझे शादी करके बाहर निकलने देना प्लीज़, मेरी भी कोई आइडेंटिटी है, मैंने भी बहुत मुश्किल से MBA की डिग्री वगैरह 50-60 लाख रुपए मेरे माँ बाप ने भी लगाए मेरे पैसों में, मेरी पढ़ाई पर। और जिस पर्सन के ऊपर बंदिश है उसके ऊपर साइकोलॉजिकल इलनेस। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।